अब तक की कहानी में पूजा शुरू करते ही वो शैतान पूजा में विघ्न डालना शुरू कर देता है, लेकिन काकू दादा पूजा जारी रखते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ अनीता जी भी आ जाती है और फिर वो शैतान एक मुर्गे की भेंट मांगकर जाने के लिए कहता है। फिर काकू दादा सलोनी के माथे पर हनुमान जी का सिंदूर लगाते हैं और सलोनी वहीं गिर जाती है, जिसे चेतन अपने कमरे में उठाकर ले जाता है। अब कहानी आगे। चेतन सलोनी को अपने कमरे में सुलाकर सभी घर वालों के साथ काकू दादा के कमरे में आ जाता है। काकू दादा बहुत शांति से जमीन पर आलती पालती लगाकर कुछ ध्यान कर रहे थे। किशोर जी, अनीता जी, चेतन और छवि सब बड़े ध्यान से काकू दादा के चेहरे की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद काकू दादा अपने ध्यान से निकलकर सभी को जमीन पर बैठने का इशारा करते हुए बोले, आज से 5 दिन बाद अमावस्या आने वाली है। उस दिन इस शैतान की शक्तियाँ और ज़्यादा हो जाएंगी और यह भी हो सकता है कि यह शैतान कुछ और बुरी ताकतों से जो कि इसके कब्जे में है, उनके ज़रिए हम में से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तुम सब लोगों को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त मैं सभी के साथ नहीं रह सकता और अब मुझे एक बड़ी पूजा की तैयारी भी करनी है। तो वो शैतान अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगा। वह शैतान हम सबको गुमराह करने की कोशिश भी करेगा और हमसे कुछ ऐसा करवाने की कोशिश करेगा जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इतना कहकर काकू दादा शांत हो गए। काकू दादा की पूरी बात सुनने के बाद चेतन बोला, पर काकू दादा, अभी तो शैतान ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। उसे बस एक मुर्गे की भेंट चाहिए। चेतन की बात सुनकर किशोर जी खुश होते हुए बोले, क्या चेतन बेटा, सही कहा तुमने। ऐसी शर्त रखी है उस शैतान ने जाने के लिए? बस एक मुर्गे की भेंट मांगी है तो मैं कल ही एक मुर्गा ले आता हूँ और जल्दी से जल्दी उसे अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं। काकू दादा किशोर जी और चेतन की बात सुनकर बोले, तुम लोग भी ना कुछ ज़्यादा ही भोले हो। तुम किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? उस शैतान की बातों पर? अरे वो शैतान अगर गंगा जल की कसम भी खा जाए तब भी नहीं मानेगा। मैं जानता हूँ यह बुरी ताकतें ऐसे ही करती है। जब भी इनकी शक्तियाँ बढ़ने वाली होती है, यह अपने आप को कमज़ोर ही दिखाते हैं ताकि हम लोग उनकी बातों में आ जाए। अब तुम लोग जाओ, आराम करो, लेकिन चौकन्ना रहना। चेतन खड़ा होकर बोला, काकू दादा, सलोनी आज तो आराम से सो पाएगी ना? काकू दादा खड़े होते हुए बोले, बेटा अभी तो वो शैतान सलोनी के पास नहीं आएगा, लेकिन उसके आसपास ही रहेगा और एक छोटा सा उपाय मैं सुबह करूँगा। अभी तुम सब लोग जाओ और सो जाओ। काकू दादा की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले आए। चेतन ने भी अपने कमरे को अंदर से बंद किया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। पास ही में लेटी सलोनी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए चेतन बोला, तुम प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाओ सलोनी। मैं तो तरस गया हूँ अपनी सलोनी से मिलने के लिए। शादी होने से पहले हम दोनों ने जो सपने देखे थे वो एक भी पूरे नहीं हुए। हम दोनों शादी से पहले जितना दूर थे, शादी होने के बाद उससे भी ज़्यादा दूर हो गए। सलोनी की तरफ देखते देखते ही चेतन की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद ही चेतन को आवाज़ आई, जैसे उसके कमरे में कोई कुर्सी खिसका रहा हो। आवाज़ सुनते ही चेतन की आंख खुल गई। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई और अपना वहम समझकर फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद चेतन को खिड़की पर किसी के नाखून घिसने की आवाज़ सुनाई देती है। चेतन को लगा शायद कोई चूहा या कोई कीड़ा होगा। आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए चेतन चादर ओढ़ के फिर से सो गया, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे बहुत तेज होने लगी। तभी अचानक सलोनी की रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही चेतन एकदम से भड़बड़ाते हुए उठकर बैठा और लाइट जलाते ही सलोनी को देखा, जो एकदम शांत
बेफिक्र होकर सो रही थी। चेतन मन ही मन में बोला, सलोनी को देखकर तो नहीं लगता कि वो रो रही होगी, फिर यह आवाज़ मुझे रोने की कहाँ से सुनाई दे रही है? कहीं कोई सपना या मेरा भ्रम तो नहीं? चेतन अपनी सोच से निकलते हुए सलोनी को आवाज़ देकर कहने लगा, सलोनी, सलोनी तुम ठीक हो? तुम रो क्यों रही थी अभी? लेकिन चेतन की किसी भी बात का सलोनी पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह तो गहरी नींद में सो रही थी। चेतन खिड़की के पास गया। उसने देखा वहाँ भी कोई नहीं था। चेतन को लगा शायद उसका कोई वहम होगा। उसने खिड़की बंद की और लाइट बंद करके लेट गया। फिर से लेटते ही खिड़कियाँ अपने आप खुल गई और ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने की वजह से खिड़कियाँ आवाज़ करने लगी। अब चेतन को डर लगने लगा। चेतन डरते डरते उठा और कैसे भी हिम्मत करके लाइट जलाई और फिर से खिड़की को बंद करके वहीं बेड पर आकर बैठ गया। चेतन के दिमाग में फिर से उस शैतान का भयानक रूप और काकू दादा की चेतावनी दौड़ने लगी। चेतन बिना लाइट बंद करे ही चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब चेतन की आंख खुली तो उसे कल रात की बातें याद आने लगी। उसे लगा शायद उसका कोई वहम रहा होगा या उसने कोई सपना देखा होगा और उस बात को नज़रअंदाज करके नहाने चला गया। और जब वापस आया तो सलोनी भी उठकर चुपचाप बैठी थी। सलोनी को चुपचाप देख चेतन सलोनी के पास आया। उसके बालों को संवारते हुए बोला, क्या हुआ? तुम चुपचाप से क्यों बैठी हो? जाओ तैयार हो जाओ, नाश्ता करने चलते हैं नीचे। सलोनी चेतन की ओर देखते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, चेतन आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। चेतन हंसते हुए बोला, मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? सलोनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, कुछ तो बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जब भी देखती हूँ तो बस यही कि आप तैयार हो रहे होते हैं और मैं सोकर उठती होती हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं दिन भर क्या करती हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो सब जानते हैं ना, बताइए ना क्या हुआ है मुझे। चेतन सलोनी के आंसू साफ करते हुए बोला, कुछ नहीं, बस अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है और इससे ज़्यादा कुछ मत पूछना, तुम्हें मेरी कसम। अब जल्दी से जाओ और तैयार होकर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सलोनी बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर चली गई और थोड़ी देर बाद सभी लोग नीचे नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। सलोनी के नीचे आते ही अनीता जी रसोई में से एक लोटे में कुछ सामान रखकर सलोनी के सर से होकर उतारते हुए जमीन पर ले जाती और फिर से उसके सर पर लाती। ऐसा अनीता जी ने 7 बार किया और बर्तन ले जाकर काकू दादा के कमरे में रख दिया। यानी कि उस लोटे को अनीता जी ने सलोनी के सिर के ऊपर से 7 बार उतारा और ले जाकर काकू दादा के कमरे में रख दिया। सलोनी यह सब देखकर हैरान थी और सवाल भरी नज़रों से चेतन की तरफ देख रही थी। चेतन ने भी नज़रों ही नज़रों में इशारा किया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। अनीता जी के आते ही सलोनी बोली, माँ जी आप ये क्या कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अनीता जी सलोनी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम्हें नज़र लग जाती है बहुत जल्दी, तो बस नज़र उतार रही थी। तभी काकू दादा अपने कमरे से खांसते हुए बाहर निकले। सलोनी ने जल्दी से अपने सर पर पल्ला लिया। काकू दादा सलोनी के पास आए और बोले, कैसी हो बेटा, अब तबीयत कैसी है? सलोनी हिचकिचाते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। काकू दादा हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, जान लेना, बहुत वक्त है अभी। तभी छवि अपने कमरे से निकलती हुई बोली, मम्मी मैं जा रही हूँ, कॉलेज से आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। अनीता जी छवि को रोकते हुए बोली, लेट क्यों हो जाएगा? छवि बोली, अरे मम्मी कॉलेज में कोई फंक्शन है तो मैंने उसी में पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर छवि कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते में छवि के पास आकर एक गाड़ी रुकी जिसमें एक शख्स बैठा हुआ था
उसने छवि को अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा। छवि जैसे ही मुड़कर बाइक पर बैठने के लिए हुई, वो शख्स छवि की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।